वायरल हेपेटाइटिस या जॉन्डिस या जिसको हम पीलिया बोलते हैं, आखिर ये क्या होता है, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं और ये एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे फैलता है और क्या इसका इलाज है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ इसको लास्ट तक देखना, आप बहुत कुछ इस वीडियो से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम डॉक्टर मोहिंदर है और मैं एक MBBS और MD मेडिसिन डॉक्टर हूं और दिल्ली में अपनी प्रैक्टिस करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हेपेटाइटिस के बारे में। दोस्तों हेपेटाइटिस एक लीवर की बीमारी होती है और इसके बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, जिसमें से एक कॉज होता है इन्फेक्शियस कॉज, जिसको हम बोलते हैं वायरल हेपेटाइटिस। दोस्तों वायरल हेपेटाइटिस भी 5 टाइप की होती है। वायरल हेपेटाइटिस A, B, C, D और E। जो हम आज चर्चा करने वाले हैं वो वायरल हेपेटाइटिस A के बारे में करने वाले हैं। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन बीमारी होती है और ये ज़्यादातर बच्चों में या जवान लोगों को ज़्यादा होती है। दोस्तों इसका जो वायरस होता है उसका नाम होता है हेपेटाइटिस A वायरस, जो कि एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है जो बिलोंग्स करता है फैमिली पिकोरना वायरस को। दोस्तों इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे फैलता है। दोस्तों ये वायरस जो होता है, आप इसको ऐसे समझिए, बहुत ही सिंपल भाषा में इसको समझाने का प्रयास आपको करता हूँ। दोस्तों जैसे मान लीजिए कि किसी को हेपेटाइटिस A बीमारी हो गई है, तो ये वायरस उनकी बॉडी के अंदर रहता है, उनके लिवर में रहता है और ये लिवर और जो वो आदमी अगर मान लो स्टूल करने जाता है, शौच करने जाता है, तो जो उनका शौच होता है उसमें भी ये वायरस प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे फैलेगा, फीको ओरल रूट के थ्रू, इससे समझते हैं। तो ये फैलता है जैसे लैक ऑफ एडिक्वेट सैनिटेशन। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कुछ लोग जैसे खुले में शौच जाते हैं, हम लोग जानते हैं, हम लोग देखते भी हैं गांव वगैरह में। तो जो लोग खुले में शौच जाते हैं, अगर उनको किसी को हेपेटाइटिस A वायरस है तो वो अगर खुले में शौच जाते हैं तो ये वायरस उनसे किसी और में फैल सकता है। पुअर हाइजीन, शौच जाने के बाद अच्छी तरह से हाथ ना धोना तथा गंदे हाथों से ही खाना खा लेना और दूसरे के खाने को भी टच करना, तो उससे ये फैल सकता है। अगर वो गंदा खाना कोई और इंसान खाएगा तो ये वायरस उनमें भी चला जाएगा। तीसरा दोस्तों, वो जो शौच करके आए हैं वो अगर किसी ऐसी जगह पे करके आए हैं जहाँ पे कोई वाटर बॉडी है, कोई कुआं है जहाँ से लोग पानी पीते हैं, तो ये वायरस दूसरे में फैल जाएगा। दोस्तों उसके बाद जो मक्खियाँ होती हैं, मक्खियाँ उस शौच पर बैठती हैं और वो शौच पर बैठने के बाद फिर किसी खाने वाली चीज़ पे बैठती हैं और उसको हम खा लेते हैं, तो उससे ये वायरस फैल सकता है। और उसके बाद दोस्तों अगर कोई कंटामिनेटेड खाना हम खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, गंदा पानी पी लेते हैं या गंदा मिल्क पी लेते हैं, तो उससे भी ये वायरस स्प्रेड हो सकता है। पुअर पर्सनल हाइजीन, अगर पर्सनल हाइजीन ढंग से मेंटेन नहीं करते, शौच जाने के बाद अच्छी तरह से हाथ नहीं धोते हैं, तो उससे ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। दोस्तों इसको हम बोलते हैं फीको ओरल रूट, तो जिससे ये वायरस फैलता है। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है कि मान लो ये वायरस एक इंसान में चला गया, तो अब क्या क्या लक्षण होते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात, इस बीमारी का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 15 से 45 दिन। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये होता है जब ये वायरस आपके शरीर में एंटर करेगा उस दिन से लेकर के जब आपको पहला लक्षण आएगा, उसके बीच में जो ड्यूरेशन होता है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो दोस्तों इस हेपेटाइटिस A का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 15 से लेकर 45 दिन तक। जो मीन वैल्यू होती है वो अराउंड 30 डेज की होती है, अराउंड 1 महीने की। मतलब अगर आज आपके शरीर में ये हेपेटाइटिस A का वायरस एंटर किया है तो औसतन 1 महीने के बाद आपको लक्षण आना शुरू होंगे। वो पहले भी आ सकते हैं, 15वें दिन भी आ सकते हैं, 45वें दिन भी आ सकते हैं, 15 से 45 दिन में कभी भी आ सकते हैं। तो दोस्तों क्या क्या इसके लक्षण होते हैं। दोस्तों पहला लक्षण होता है इसका फटीग, थकावट। जी दोस्तों, जो मरीज हेपेटाइटिस A वायरस के शिकार होते हैं उनको बहुत ही थकावट रहती है। और दोस्तों जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक थकावट होती है वो आफ्टरनून में होती है, मतलब दिन के बाद। मॉर्निंग में इतनी नहीं होती, लेकिन दिन के बाद बहुत ज़्यादा मरीज को बहुत ज़्यादा थकावट रहती है। और
वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। मरीज़ को ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर में बिल्कुल जान नहीं बची है, बिल्कुल लैक ऑफ स्टेमिना, वीकनेस, बिल्कुल लैक ऑफ एनर्जी। ऐसा लगता है कि बिल्कुल बेड से उठ ही नहीं पाएंगे, लेटे रहने का मन करता है। उसके बाद दोस्तों इसमें नौजिया बहुत तगड़ा होता है। नौजिया का मतलब उल्टी का मन करना। दोस्तों मरीजों में, हेपेटाइटिस ए के मरीजों में, इवन दैट खाने को अगर वो सूंघ भी लें तो उससे भी उनको नौजिया होने लगता है। स्पेशली अगर वो कोई फैट वाला फूड, कोई चिकनाई वाला फूड अगर सूंघ भी लें तो उससे भी उनको नौजिया होने लगता है और वॉमिटिंग भी आ सकती है। उसके बाद दोस्तों भूख इसमें बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इवन दैट पेशेंट का वेट लॉस भी हो सकता है। दोस्तों इसमें मैंने ऐसे मरीज देखे हैं जिसमें 2.5 से 5 किलो तक का भी वजन कम हो जाता है, क्योंकि उनको भूख भी नहीं लगती और उनको लगातार उल्टी होती रहती है, वो कुछ खा भी नहीं पाती, तो इस वजह से उनका वजन कम हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हेडेक, सर में दर्द हो सकता है। दोस्तों इसमें बुखार भी आ सकता है, लेकिन जो बुखार आता है वो लो ग्रेड का आता है, मतलब 100 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही रहता है। कुछ केसेस में ये ज़्यादा भी हो सकता है, बट नॉर्मली लो ग्रेड का बुखार आता है। दोस्तों उसके बाद पीलिया जो बोलते हैं, आँखें, जो ये दोस्तों हमारा ये जो आइस का जो ये वाइट वाला पार्ट है, इसको हम स्क्लेरा बोलते हैं। ये स्क्लेरा ये वाइट से जो है पीली हो जाती है, येलो कलर की हो जाती है, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में इक्ट्रस बोलते हैं। दोस्तों उसके बाद जो यूरिन होती है, पेशाब होती है, वो डार्क रंग की हो जाती है, गाढ़ी पीली रंग की हो जाती है। और जो स्टूल होता है, जो आपके शौच का रंग होता है, वो क्ले कलर का हो जाता है, सफ़ेद कलर का हो जाता है। दोस्तों उसके बाद आपको शरीर में खुजली मच सकती है, इचिंग हो सकती है, एब्डोमिनल पेन, आपके पेट में दर्द हो सकता है, स्पेशली राइट साइड में जहाँ पे लीवर होता है वहाँ पे दर्द हो सकता है। कई बार इतना तेज़ दर्द होता है कि मरीज़ इधर हाथ भी नहीं लगाने देता। उसके बाद दोस्तों आपको ब्लोटिंग जैसे सेंसेशन हो सकते हैं, ऐसा आपको महसूस हो सकता है कि पेट में बहुत गैस बन रही है। दोस्तों उसके बाद जब ऐसा मरीज़ हमारे पास आता है तो हम उनको बहुत अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले उनका वाइटल्स वगैरह लेकर के, टेम्परेचर वगैरह लेकर के, उनकी हिस्ट्री सब ये सब पूछ करके उसमें एग्जामिनेशन करते हैं। दोस्तों इसमें आपके लिवर में सूजन भी आ सकती है, जिसको हम हेपेटोमेगेली बोलते हैं, तो वो भी इसमें प्रेजेंट हो सकती है। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या जो इस बीमारी में क्या क्या जो टेस्ट होते हैं जो हम मरीज़ के करवाते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम जब सस्पेक्ट करते हैं, जब पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं कि उसके अंदर कुछ गंदा खाना तो नहीं खाया, कुछ गंदा कहीं का पानी तो नहीं पिया, या कई बार ये बीमारी फैमिली में कई सारे लोगों एक साथ भी हो जाती है, तो ऐसी सब हिस्ट्री लेते हैं और मरीज़ की जो है आंखें पीली पीली लगती हैं, तो उसके बाद हम उसको खून के टेस्ट लिखते हैं। दोस्तों खून के टेस्ट जैसे मैंने आपको समझा चुका हूँ, इसमें हम LFTs कराते हैं दोस्तों, लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं। दोस्तों इसमें जो सबसे पहले जो है वो ALT और AST बढ़ना शुरू होते हैं, और जो इसकी रेंज होती है ALT AST की, वो 400 से लेकर के 4000 तक की रेंज में हो सकते हैं। दूसरी चीज़ जो दोस्तों इसमें बिलिरुबिन भी बढ़ता है। बिलिरुबिन का जो डायरेक्ट कंपोनेंट होता है वो बढ़ता है। दोस्तों मैंने इसमें जो बिलिरुबिन बढ़ते हुए मरीज देखे हैं वो अप टू 20 मिलीग्राम तक भी देखे हुए हैं, मतलब टोटल बिलिरुबिन आपका 20 तक भी पहुंच जाता है। इवन दैट बुक्स में ये भी लिखा है हमारी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में कि बिलिरुबिन आपका 30 तक भी पहुंच जाता है। दोस्तों उसके बाद जो है इसमें कुछ और टेस्ट होते हैं, जैसे एक PTINR का टेस्ट होता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, क्योंकि जो हमारा लिवर जो होता है वो कुछ कोएगुलेशन फैक्टर्स बनाता है। अगर वो नहीं बनाता तो हमारा जो है INR का एक टेस्ट होता है, वो ज़्यादा आने लगता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमें कहीं से चोट लग गई, हमारे शरीर में से कहीं खून बहने लगा, तो वो खून जल्दी से नहीं रुकेगा। इसलिए दोस्तों मैं आपको बहुत ही ज़रूरी बात ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि आपको पीलिया है और शरीर में से कहीं भी खून बह रहा है या खून के चकत्ते कहीं पड़ रहे हैं, तुरंत बिना समय गंवाए तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और डॉक्टर से परामर्श लें। उसके बाद दोस्तों हम इसमें एक शुगर का टेस्ट भी कराते हैं, क्योंकि कई मरीजों को इसमें हाइपोग्लाइसीमिया मतलब शुगर कम भी उनकी हो सकती है। शुगर कम होने का कारण ये होता है, एक तो मरीज को बार बार उल्टी का मन हो रहा होता है, उल्टी हो रही होती है, भूख कम हो जाती है, मरीज खाना कम खा पाते हैं, और लिवर में भी दिक्कत है, तो लिवर से जो है ग्लूकोज बनता भी है तो वो भी नहीं बन पाता, तो इसमें जो है शुगर भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। दोस्तों इसके बाद हेपेटाइटिस ए का जो स्पेसिफिक टेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं IgM-NT
हेपेटाइटिस ए वायरस एंटीबॉडी। इसमें दोस्तों IgM anti-HAV जो एंटीबॉडी का हम टेस्ट कराते हैं तो वो ज़्यादातर लोगों में पॉजिटिव आ जाता है। उसके बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो है क्या इसका इलाज होता है और कितनी भयंकर बीमारी है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सबसे पहली बात, कोई आपको कुछ भी कहे, कोई आपको कुछ भी अफवाह दे कि ये बहुत खतरनाक बीमारी है, ये है वो है, किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना। ये जो बीमारी है हेपेटाइटिस ए की, ये 99% लोगों में अपने आप ठीक हो जाती है। 99% पेशेंट्स पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 100 में से 99 लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इनको। इसमें जो केस फैटेलिटी रेट होती है वो 0.1% होती है, मतलब बहुत ही कम है। मतलब 100 में से 99 लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अब दोस्तों इसका ट्रीटमेंट क्या है? दोस्तों इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें सबसे पहली चीज, इसकी कोई दवाई नहीं आती। हेपेटाइटिस ए जो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है, इसमें कोई दवाई का, किसी दवाई का कोई रोल नहीं है। कोई एंटीवायरल इसमें जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं किए जाते, ना ही रिकमेंडेड है। तो दोस्तों इसका क्या इलाज है? दोस्तों इसका इलाज है आपकी डाइट। जी दोस्तों, आपको कुछ डाइट में ऐसा मॉडिफिकेशन करना है जिससे आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। और मैं अब बताने जा रहा हूँ, आप अपने घर में कुछ ऐसी डाइट में मॉडिफिकेशन करेंगे कि आप जॉइंटिस से पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। दोस्तों पहली चीज़ जो इसमें होती है कि जो हमें बिल्कुल नहीं खाना मतलब देखना भी नहीं है, उसको सूंघना भी नहीं है, वो है फैटी फूड्स, जैसे चिकनाई, तेल, घी, चिकनाई, फास्ट फूड, छोले भटूरे, समोसा, टिक्की, जो मार्केट की चीज़ें होती हैं चिकनाई वाली, फैट वाली, बिल्कुल नहीं खानी है। चिकनाई वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। इसके साथ साथ दोस्तों जो डीप फ्राइड चीज़ें होती हैं वो भी नहीं खानी है। दोस्तों बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे हो गए, जैसे ब्रेड हो गया या रस्क वगैरह हो गए, ये भी अवॉइड करने हैं। मैदा भी अवॉइड करनी है, वाइट ब्रेड अवॉइड करनी है, पास्ता, मिठाइयाँ, स्वीट्स हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें, पैक्ड फूड हो गई, ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है दोस्तों। तो अब खाना क्या है? दोस्तों आपको सबसे पहली बात, पानी इसमें खूब पीना है। एटलीस्ट दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पीना है। दोस्तों इसमें एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो आप के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें चूँकि शुगर कम होने के चांसेस होते हैं, इसलिए आप जब भी पानी पियेंगे तो सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम उसमें 1-1 चम्मच ग्लूकोज, जो ग्लूकॉन डी आता है, नॉर्मली मार्केट में मिल जाता है, बहुत सस्ता आता है ग्लूकॉन डी, वो 1-1 चम्मच डाल के आप पी सकते हैं। बस 1-1 चम्मच डालनी है सुबह शाम। ये नहीं है कि हर बार उसको पी रहे हैं, नहीं, बस 1-1 चम्मच सुबह शाम, ताकि बॉडी के अंदर ग्लूकोज मेंटेन रहे। या अगर आपको ऐसा लग रहा है थोड़ा चक्कर जैसे आ रहे हैं, दोस्तों हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है, चक्कर आते हैं, पसीना पड़ता है, घबराहट होती है, कंपन होता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप ग्लूकॉन डी और ज़्यादा भी पी सकते हैं। एक चम्मच और उसमें ऐड कर सकते हैं, 2-3 चम्मच भी साथ में पी सकते हैं। तो वो आपको दिन में 1-1 चम्मच सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम पीते रहना है। उसके बाद दोस्तों आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी है। और जो भी वेजिटेबल्स, आप इसमें ऑलमोस्ट सारी वेजिटेबल्स खा सकते हैं। जो सब्जियां होती हैं आप उबाल करके सब्जियां खाना है, उसमें तड़का नहीं लगाना है। ये नहीं है कि उसको सब्जी में तड़का लगा रहे हैं, घी तेल डाल के खा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। उबली हुई सब्जियां, उसमें से थोड़ा सा ऊपर हल्का सा नमक डालना है, हल्का सा, आप चाहो तो हल्का सा जो टेस्ट के लिए मिर्च वगैरह हल्की सी डाल सकते हैं, बस उसको खाना है। उसके बाद दोस्तों आप राइस खा सकते हैं। राइस और कर्ड का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, दही के साथ चावल या छाछ के साथ चावल। दोस्तों छाछ प्लेन होनी चाहिए, ये नहीं है कि उसमें तड़का लगा रहे हैं, उसमें जीरे वाला तड़का लगा रहे, नहीं, प्लेन छाछ, घर की बनी हुई छाछ सबसे अच्छी होती है। और वाइट राइस आप इसमें खा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप इसमें उबली हुई वेजिटेबल, जैसे मैंने बताया, उबली हुई दालें आप खा सकते हैं, जैसे चने की दाल आप खा सकते हैं, तड़का नहीं लगाना है, उबली हुई दालें आप खा सकते हैं। और इसमें दोस्तों कई लोग मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब हम गन्ने का जूस पी सकते हैं कि नहीं पी सकते? तो आप पी सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, दिन में 1 गिलास आप पी सकते हैं। फ्रूट्स में और आप जैसे पपीता वगैरह खा सकते हैं। फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो है वो सेफ होते हैं। दोस्तों थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप ये ले सकते हैं, लेकिन जो चीज़ बिल्कुल नहीं लेनी वो मैंने आपको बता दिया, फैटी फूड्स, तेल, चिकनाई, फ्राइड फूड,
मार्केट फूड, फास्ट फूड वो बिल्कुल नहीं लेने हैं। पानी अच्छी तरह से पीना है, पानी खूब पीना है। और इसमें दोस्तों एक जो चीज़ इम्पॉर्टेंट रह गई थी वो ये, जो आपको क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, इसमें पेशेंट को जो उल्टी होती है, जो नौजिया होता है, वो आफ्टरनून के समय ज़्यादा होता है। जैसे थकावट आफ्टरनून में ज़्यादा होती है, वैसी नौजिया वॉमिटिंग भी आफ्टरनून में ज़्यादा होता है। तो आप एक थोड़ा सा इसको ऐसा मॉडिफाई करें कि सुबह के टाइम थोड़ा ज़्यादा खाना खाएं और कंपैरेटिवली दिन में थोड़ा कम खाएं, रात में भी कम खाएं। फ्रीक्वेंटली आपको छोटे छोटे मील्स लेने हैं, जिसमें से आपको फाइबर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें ज़्यादा लेनी है। उबली हुई सब्जियां, उबली हुई दाल, चावल, दही, गन्ने का जूस आप ले सकते हैं, वो सब लेना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और दोस्तों इसमें बिल्कुल डरने की, बिल्कुल घबराने की बात नहीं होती, क्योंकि मैं न जाने कितने सारे पेशेंट्स को ट्रीट कर चुका हूँ। 99% पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। दोस्तों एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, छोटी नहीं, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे रह गई है कि कब हमें डरने की ज़रूरत है। दोस्तों 1% पेशेंट में हमें डरने की ज़रूरत होती है। वो 1% पेशेंट वो होते हैं जिनमें लिवर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। दोस्तों उसके लक्षण होते हैं, वो ये होता है कि अगर उनके शरीर में से कहीं से खून बहने लगता है, हाथ पाँव में सूजन आ जाती है, या फिर उनका जो सेंसोरियम होता है, वो उनका होश जो है वो कम होने लगता है, वो बेहोश जैसे होने लगते हैं, बहकी बहकी सी बातें करने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है ये लिवर फेलियर के जो है वो सिम्टम्स होते हैं। पेट में पानी भर जाता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आप तुरंत ऐसे मरीज को दोस्तों आप तुरंत किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं। ऐसे पेशेंट को आप छोटे हॉस्पिटल में बिल्कुल ना ले जाएं। ऐसे पेशेंट्स को आप एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल में, एक बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं, जहां पर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, जो या हेपेटोलॉजिस्ट होते हैं, जो स्पेशल जो बिल्कुल गैस्ट्रो के और लिवर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, उनके पास ले जाएं। क्योंकि 1% जो पेशेंट होते हैं उसमें दिक्कत हो सकती है। बट उसमें भी ऐसा नहीं है कि वो 1% जो जिनमें अगर ये दिक्कत हुई तो उनमें उनको जान को बहुत खतरा है, वो भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन उनमें जो है वो ये बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले सकती है। लेकिन 99% जो लोग हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। आप घर बैठे ही अपना पीलिया का इलाज कर सकते हैं। बस जैसे मैंने डाइट बताई है वैसे फॉलो करना है। और दोस्तों बेड रेस्ट इसमें ज़रूर होती है, इज़ ए मस्ट। अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि आप भागा दौड़ी वाला काम कर रहे हैं तो दोस्तों उसको आप कम कर दीजिए। बेड रेस्ट इसमें बहुत ज़रूरी होती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो या प्लीज़ लाइक कर देना। दोस्तों काफ़ी सारे लोग हैं जो वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, क्या जा रहा है सब्सक्राइब कर दो, मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ेगा। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ये बहुत डिटेल में पढ़ता हूँ सब चीज़ें, ताकि कोई चीज़ छूटे ना, और वो बहुत डिटेल में आपको समझाने की भी कोशिश करता हूँ ताकि मैं आप सभी लोगों को समझ में आ जाए। और मैं एक वर्किंग डॉक्टर भी हूँ, अपनी ड्यूटी के साथ साथ भी वीडियो बना करके मैनेज करता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं जल्दी से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।